गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट कक्षा में हमने आपसे सजीवों के कुछ लक्षणों पर चर्चा की। सबसे पहला लक्षण हमने जो आपसे बात की थी वो था पोषण, न्यूट्रिशन। जीवों के द्वारा पोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीवों के द्वारा पोषण ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वपोषी होते हैं, दूसरे परपोषी होते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पृथ्वी पर केवल मात्र कुछ जीवाणु और हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे होते हैं परपोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर भोजन के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी, या उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। देखिए, इसके पश्चात हमने आपसे बात की थी उपापचय के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या है? जीवों में होने वाली उपचय और अपचय की सम्मिलित क्रिया को क्या कहा जाता है? उपापचय कहा जाता है। उपचय मैंने आपको बताया जिसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की क्रिया को, या जीवों में सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या संयोग करके नए जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। अपचय जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अपचय कहा जाता है। तो उपापचय के बाद हमने आपसे जो तीसरा बिंदु था सजीवों का उपापचय, तीसरा बिंदु जो था उस पर हमने आपसे चर्चा की कि जीवों के द्वारा क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। ठीक है, वृद्धि क्यों की जाती है? कि जीवों के द्वारा उपापचय की क्रिया होती है और उपापचय की क्रिया पाई जाने के कारण जीवों के द्वारा, ठीक है, जीवों के शरीर के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। पादपों में भी वृद्धि होती है, जंतुओं में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्या है? सजीवों का एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षण गुणधर्म होता है। उसके बाद हमने चौथे बिंदु पर आपसे बात की थी जनन। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण व युग्मकों के संलयन के पश्चात नई संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा जनन बताया मैंने अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा जनन जिनमें बिना युग्मकों के निर्माण और युग्मकों के संलयन की क्रिया से, बिना युग्मकों के निर्माण और युग्मकों के संलयन की क्रिया के नई संतति का क्या होता है? निर्माण। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। पादपों में इस अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन के अंतर्गत कायिक जनन को क्या है? शामिल किया गया है। या हम यूं कह सकते हैं कि कायिक जनन को अलैंगिक जनन के अंदर क्या है? शामिल किया गया। लास्ट वीडियो में हम इन चार सजीवों के लक्षणों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो है पांचवा है ये सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण, और वो है गति। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, अधिकांश जंतु जो होते हैं वो पोषण के लिए क्या करते हैं? गति करते हैं। पोषण प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। परंतु
पौधे जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या नहीं करते हैं, गति नहीं करते। पौधे कैसे होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, स्टैग्नेंट स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट स्टेट के अंदर क्या है, पादप पाए जाते हैं, स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं जो पादप होते हैं उनमें भी क्या है, स्थिर अवस्था में भले ही होते हैं परंतु फिर भी उनके अंदर क्या है, गति होती है। आपने देखा है जिस ओर से प्रकाश पादपों पर आपतित होता है तो पौधा उस ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, तो ये पादपों में एक प्रकार की क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। तो जीवों के अंदर क्या है, सजीवों के अंदर क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। छठा करैक्टर हमने आपको बताया कि जीव कोश की है संरचना, कोश की है संरचना। देखो पृथ्वी पर चाहे पौधे पाए जाएं चाहे जंतु पाए जाएं या भिन्न भिन्न प्रजाति के जीवधारी पृथ्वी पर पाए जाएं, तो उन सभी भिन्न भिन्न जाति के जो जीवधारी होते हैं यानी कि पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, उनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए मानव का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और कोशिका जो होती है वो एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, देखिए सजीवों को निश्चित आकार और आकृति जो प्रदान की जाती है, आकार और आकृति जो प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, कोशिका के कारण ही, ठीक है, प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीवों का ये सातवां भी क्या है, एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि जितने भी सजीव होते हैं उनका निश्चित क्या होता है, आकार और क्या होती है, आकृति। क्यों होती है, क्योंकि उनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, देखिए आठवां करैक्टर हम आपको बताएं कि सजीव जो होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। सजीवों के अंदर क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता उनके अंदर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, ये पादपों का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, लक्षण होता है। ठीक है, आपको बता दो पादप जो होते हैं वो बाह्य और आंतरिक अनुक्रियाओं के प्रति, पादप जो होते हैं वो बाह्य और आंतरिक उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पादप जो होते हैं वो बाह्य और आंतरिक, ठीक है, उद्दीपनों के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे वातावरण के अंदर ठंड पड़ रही है तो मनुष्य के द्वारा जब अधिक ठंड पड़ती है या अधिक गर्मी पड़ती है तो वो वैसा ही क्या है, अपने उद्दीपनों को, अपनी अनुक्रिया को, उन उद्दीपनों को ग्रहण करने के पश्चात वैसी ही अनुक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। भाई सर्दी अधिक पड़ रही है तो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आज सर्दी बहुत अधिक है, आज गर्मी बहुत अधिक है, क्योंकि वो ठंड या ताप के प्रति अपनी अनुक्रिया को क्या करता है, बार बार क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पौधे भी क्या है, अपनी अनुक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो आपको पता है पौधे के जो फल होते हैं, बीज होते हैं, उनका आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, फसलों की उत्पादन क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कई बार, ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ पौधे जो होते हैं उनके अंदर क्या है, उनकी पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाती है। अधिक गर्मी होने पर, वातावरणीय तापक्रम अधिक होने पर उन पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो टूट करके क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये क्या है, पादपों के अंदर क्या होता है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी होते हैं वो बाह्य और आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उन उद्दीपनों को ग्रहण करने के पश्चात अपनी अनुक्रिया को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उत्तेजनशीलता कहते हैं या उसे संवेदनशीलता भी कहते हैं। सेंसिबिलिटी के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहा हूं कि जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनकी जीवन अवधि कैसी होती है, निश्चित होती है।
पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? निश्चित होती है। देखिए, मानव की जीवन अवधि निश्चित है, 60-70 वर्ष के लगभग उसकी जीवन अवधि होती है। जीवन अवधि क्या है? किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवन अवधि, उसे लाइफ ड्यूरेशन कहा जाता है। किसी जीव के जन्म से लेकर के और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवन अवधि, लाइफ ड्यूरेशन कहते हैं। आम का पौधा होता है, उसकी जीवन अवधि 200 वर्ष होती है। पीपल के पौधे की जीवन अवधि 2 से 2500 वर्ष होती है। बरगद के पौधे की जीवन अवधि 300 से 500 वर्ष होती है। गाय की जीवन अवधि लगभग 25-26 वर्ष होती है। भैंस की जीवन अवधि लगभग 30 वर्ष के लगभग होती है। गुलाब के पौधे की जीवन अवधि लगभग कितनी होती है? 10 वर्ष के लगभग। इसलिए जितने भी सजीव होते हैं उन सभी की जीवन अवधि कैसी होती है? निश्चित होती है। ठीक है, जीवन अवधि मैंने आपको बता दिया, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। और जितने भी सजीव होते हैं वो क्या है? मृत्यु को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन सभी की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ये भी मृत्यु भी क्या है? सजीवों का एक महत्वपूर्ण क्या होता है? करैक्टर होता है। ठीक है, और भी हम उसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो जीवों के द्वारा शोषण की क्रिया होती है, जीवों के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, जीवों के द्वारा परिसंचरण या परिवहन की क्रिया होती है, सजीवों के द्वारा, ठीक है, सजीवों के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। सजीवों के अंदर क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, खासतौर से जंतुओं के। ठीक है, तो ये क्या है? सजीवों के क्या होता है? महत्वपूर्ण लक्षण है। इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग 10-15, ठीक है, सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षणों पर चर्चा की कि सजीवों में पोषण पाया जाता है, सजीवों के द्वारा उपापचयी क्रियाएं पूर्ण होती है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों के द्वारा जनन की क्रिया की जाती है, सजीवों में गति होती है, सजीवों की कोशिकीय संरचना होती है, उनका आकार और आकृति कैसा होता है? निश्चित होता है। सजीवों में उत्तेजनशीलता पाई जाती है, सजीवों की जीवन अवधि कैसी होती है? निश्चित होती है। और सजीव क्या है? एक निश्चित जीवन अवधि प्राप्त करने के पश्चात उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सजीवों में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, सजीवों में क्या पाई जाती हैं? और भी अगर आप देखें तो सजीवों के अंदर क्या है? विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं वो आकार की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से कैसे होता है? भिन्न होता है। ठीक है, आपने देखा है कि 2 खेतों में एक ही प्रकार की फसल बोई गई है, दोनों के अंदर सरसों, ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्टिस को बोया गया है, परंतु आप देखेंगे दोनों के अंदर जो फसल जो होगा, फसल की उत्पादन जो होगी वो अलग अलग होगा। दोनों के फसल के उत्पादन की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, आप देखिए विभिन्नता, एक ही माता पिता की सभी संतानें क्या होती है? समान नहीं होती, उनमें भी क्या है? विभिन्नता पाई जाती है। वो आकार की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से कैसे होता है? भिन्न होते हैं। रंग रूप की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से कैसे होता है? भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सजीवों के अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। सजीवों में क्या पाए जाते हैं? अनुकूलन पाए जाते हैं। अनुकूलन क्या है? कि प्रत्येक जीव जो होता है, ठीक है, अनुकूलन क्या है? कि प्रत्येक जो जीव होता है, ठीक है, जब उसके स्थानीय आवास से निकाल करके उस जीव को यदि किसी दूसरे आवास में व्यवस्थित किया जाए तो उस आवास के अंदर उस जीव को व्यवस्थित होने के लिए अपनी संरचना और कार्य में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन। अर्थात हम कह सकते हैं जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बाह्य वातावरण के अनुसार अपनी संरचना और कार्यों में क्या करता है? परिवर्तन करता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहते हैं। संरचना और कार्यों में क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है किसी जीव के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए सबसे जी गेहूं का पौधा है, ठीक है,
जो आपको हम बता दें, हमारे यहाँ पर बहुतायत रूप से सरसों का उत्पादन किया जाता है, परंतु सरसों को यदि जम्मू कश्मीर में बोया जाता है तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में उस पौधे को उगाने के लिए, उस फसल को प्राप्त करने के लिए उस सरसों के पौधे को, ठीक है, उसको क्या है हम उगाते हैं तो वो पौधा वृद्ध हो जाए। इसलिए उस पौधे के अंदर हम क्या है उसकी संरचना में, उसके कार्य में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तभी हम क्या है उस सरसों के पौधे से फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया सब्जियों के प्रमुख लक्षण। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पर बात करने जा रहा है। देखिए जैव विविधता क्या है। जैव विविधता आज का टॉपिक है हमारा, जैव विविधता। इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और वो भिन्न भिन्न जीव जो होते हैं वो भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रजाति के क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर क्या है, भिन्न भिन्न जाति के क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जातियां उनकी क्या होती है, जीवों की भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और वो भिन्न भिन्न जाति के जो जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। उन जीवों में क्या पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति का जो जीव होता है उसकी संरचना और कार्य के क्या होता है, परिवर्तन होता है। उनकी संरचना और कार्य की कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं पृथ्वी पर लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जाति के क्या पाए जाते हैं, मिलियन जाति के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो आकार की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से कैसे होता है, भिन्न भिन्न। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न जाति के जीवों को ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था, एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने। और जैव विविधता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है पारिस्थितिक जैव विविधता, दूसरे प्रकार की जो होती है वो आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है, और तीसरे प्रकार की जो होती है, ठीक है, तीसरी जो प्रकार की होती है एक जातीय यानी कि जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, जातीय जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता के नाम से हमें जाना है। आपको आज भी हम बता दें कि हाल आज भी क्या है, नई नई जातियों की क्या है खोज हो रही है। आज भी क्या है, नई नई जातियों की खोज हो रही है, जिनके बारे में आज भी हम उनके बारे में, उन जाति के जीवों के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, वर्तमान में अनेक ऐसे पौधे हैं, अनेक ऐसे जंतु हैं जिनकी खोज निरंतर हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, परंतु उनके बारे में आज भी हम क्या है पूरी तरीके से जानकारी नहीं रखते। और आपको बता दें पूरे विश्व स्तर पर अगर बात करें तो भिन्न भिन्न जाति के जो जीव होते हैं उनका नाम वहाँ की भाषा में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हम संपूर्ण जगत के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों के बारे में जान नहीं सकते। उनको हम जान कब सकते हैं, जब उन सभी का नाम, उनका सभी का मानक नाम क्या होगा, एक होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, विश्व में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, जितने भी नए जीव पाए जाते हैं या जितने भी नए जीव खोजे जाने वाले हैं, उन सभी का नामकरण जो किया जाता है वो मानक स्तर पर किया जा रहा है, ताकि उसकी अगर खोज इंडिया में की जाती है तो उसके लगभग जितने भी विश्व में जो देश है
उसमें सभी उस नाम को, ठीक है, उसके मानक नाम से क्या है जाना जाता है। जैसे आलू है, आलू हमारी क्या है हिंदी भाषा का शब्द है, पर अन्य देशों में अगर हम आलू बोलें तो वो आलू के नाम से कुछ नहीं जानते। हाँ, कुछ लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी जानते हैं, तो आलू को क्या बोलते हैं, पोटैटो बोलते हैं, तो वो अंग्रेजी जानने वाले, ठीक है भाई। हमारे देश में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए वो आलू को पोटैटो नहीं जानते, पर अंग्रेजी भाषा से कुछ लोग क्या है समझ जाते हैं। परंतु आज हमारे वैज्ञानिक स्तर पर क्या किया जा रहा है, मानक नाम दिया जा रहा है, और वो मानक नाम पूरे विश्व के अंदर एक ही नाम से उसे क्या है जाना जाता है। आलू को पोटैटो ट्यूबरोसम के नाम से उसे क्या है जाना जाता है, और पोटैटो ट्यूबरोसम और ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस नाम से उनको क्या है जाना जाता है। ये आलू का क्या है एक मानक नाम, ठीक है। इसलिए संपूर्ण विश्व के अंदर, ठीक है, आज हम आलू के बारे में जानकारी जानते हैं, ठीक है। सभी लोग आलू के बारे में जानते हैं कि आलू का मानक नाम क्या है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जीव अभी खोजे जा रहे हैं या खोजे जाने वाले हैं, या हमें अभी भी बहुत सारे ऐसे नए जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, तो उन जीवों का नामकरण कौन सी भाषा में किया जाए, एक मानक भाषा में किया जाए। और मैंने आपको बताया जब भी जीवों का नामकरण किया जाता है तो उन जीवों की सबसे पहले पहचान की जाती है, पहचान करने के बाद उनका नामकरण किया जाता है, नामकरण करने के बाद उनके क्या है लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और लक्षणों के जानकारी के पश्चात उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तब तक उनका वर्गीकरण नहीं किया जाता। इसलिए आज मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न जाति के जो जीव होते हैं उनका नामकरण करने के लिए 2 समितियों का निर्माण किया गया है। कितनी समितियों का निर्माण किया गया है, 2 समितियों का निर्माण किया है। एक का नाम है ICBN और दूसरी समिति का नाम है ICGLN। मैं ICBN का पूरा नाम बता रहा हूँ, I फॉर इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। C का अर्थ होता है कॉड, B का अर्थ होता है बॉटनिकल, और N का अर्थ होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संघ के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संघ के नाम से इसे जाना जाता है। ये ICBN का पूरा नाम है। किसका नाम है, ICBN का पूरा नाम। और ICBN एक समिति है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन किया गया, और ये समिति ICBN अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण जो संघ है, ये क्या काम कर रहा है कि आज जितने भी हमें नए पादपों की खोज की जा रही है, यानी कि उन नए पादपों की पहचान की जा रही है इस संस्था के द्वारा, उनके द्वारा उनका नामकरण किया जा रहा है, उनके लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, और तब जाकर के उन पादपों का क्या किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय ICBN के द्वारा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधों का क्या है पहचान, नामकरण, उनका क्या है लक्षण और उनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, और उसके पश्चात उनका मानक क्या दिया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल एक ही नाम से क्या है जाना जाता है। दूसरी संस्था है ICZN। ICZN का नाम देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राणी नामकरण संघ के नाम से जानते हैं। ICZN जो संस्था है, ये समिति है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि जो जंतु अभी क्या है हमारे द्वारा खोजे जा रहे हैं, या हमें जो जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, हम आज भी ऐसे बहुत सारे जंतु हैं, ऐसे बहुत सारे पादप हैं जिनके बारे में आज भी हम क्या है जानकारी हमारे पास नहीं है। इसलिए उन सभी के बारे में जो जानकारी जुटाई जा रही है वो इन दोनों संस्थाओं के द्वारा जुटाई जा रही है। खासतौर से ICZN के द्वारा क्या है विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त की जा रही है,
उनकी पहचान की जा रही है, उनका नामकरण किया जा रहा है, उनके लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, तब जाकर के उनका क्या किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है। तो ये क्या है, पृथ्वी पर क्या है, विस्तृत रूप से जैव विविधता क्या है, पाई जाती है। पारिस्थितिक रूप से पाई जाती है, जातीय रूप में पाई जाती है, आनुवंशिक रूप से क्या है, जैव विविधता पृथ्वी पर क्या है, पाई जाती है। आपको मैं बता दूं, इन जीवों का क्या किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामकरण किया जा रहा है। इन जीवों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इन जीवों के नामकरण के नियमों के बारे में, नामकरण की पद्धतियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।